इस देश में बेटी को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। पैसों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल बड़ा है। जहां पहले बेटी को बचाना इस समाज की जिम्मेदारी थी, वहीं अब इस समाज को एक शहर से निकलकर दूसरे अनजान शहर में पढ़ाई करने गई अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सता रही है। सभ्य समाज के खलीफाओं ने सामाजिक ताने बाने को ऐसा बुना है जिसमें बेटी को सामाजिक अधिकार सिर्फ नाम के मिले हैं, मानो सिर्फ कहने को, अप्लाई करने को नहीं। जहां नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं निवास करते हैं। ये सिर्फ आप बड़े बड़े मंचों से तथाकथित सभ्य समाज के खलीफाओं के मुंह से अक्सर सुन सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके घर से कोई आपकी ही बहन हो या फिर बेटी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती है, तो आपके माँ बाप को कितनी चिंता रहती है कि क्या उस शहर में उसकी बेटी सुरक्षित है। प्यार मोहब्बत के नाम पर महिलाओं का सरेआम पीछा करना, उन पर भद्दे भद्दे कमेंट करना, ये इस तथाकथित सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सरकार कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन कुछ महिलाएं डर के मारे उनके साथ रोज हो रही इन बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती हैं। कुछ हिम्मत करके कानूनी सहारा लेती हैं, तो कहीं बड़ी मुश्किल से न्याय मिल पाता है। इस तथाकथित सभ्य समाज ने महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझ लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। जहां सोशल मीडिया पर मदर्स डे, डॉटर्स डे आदि आदि मनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, उसी सोशल मीडिया पर आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण पर चुप्पी साध लेते हैं। क्यों हम मोमबत्ती लेकर सड़कों पर नहीं निकलते? कितने नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के विरोध में रैलियां निकाली हैं? अगर गिनती की जाए तो शायद ना के बराबर। लेकिन आश्वासन और सहानुभूति के नाम पर सोशल मीडिया पर पोस्टों की भरमार है। खैर, एनसीआरबी की जो हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट है, उसको समझ लीजिए। पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए थे, उनमें से 2,23,635 यानी 50% उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए थे। भारत में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। इससे पहले 2021 में 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में महिला अपराध के सिलसिले में हर घंटे लगभग 51 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1 लाख आबादी पर महिला अपराध की दर 66.4% रिकॉर्ड की गई। ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8% रही। एनसीआरबी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 31.4% जुर्म पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता के लिए जाने गए थे। इसके बाद अपहरण के 19.2%, सील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के 18.7% और दुष्कर्म के 7.1% मामले रहे। इन सब रिपोर्ट्स में दिल्ली का क्या हाल रहा? 2022 में महिला अपराध के मामलों की सबसे अधिक दर 144.4 दिल्ली में दर्ज की गई। यह राष्ट्रीय औसत दर 66.4 से काफी अधिक है। इस साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,247 मामले सामने आए। दिल्ली में 2021 में ऐसे मामले 14,277 और 2020 में 10,093 थे। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए, उनमें से 2,23,635 यानी 50% उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 2021 में महिला अपराध के 56,083 और 2020 में 49,385 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद राजस्थान 40,738 और 34,535 मामले, महाराष्ट्र में 39,526 और 31,900
54 मामले, पश्चिम बंगाल में 35,884 और 36,439, वहीं मध्य प्रदेश में 30,673 और 25,640 रहे थे। ये मामले 2021 और 2020 के हैं। कर्नाटक में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर 17,813 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पिछले साल यह संख्या 14,468 थी। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 53.6 प्रति लाख जनसंख्या थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 82.8 थी। ये आंकड़े वो हैं जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए हैं। वहीं तमाम ऐसे मामले हैं जो ऐसे दबा दिए जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ये आंकड़े सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि वास्तव में कथनी और करनी में कितना फर्क है। हालांकि इन घटनाओं से या फिर इन आंकड़ों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कह सकते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, या फिर समाज में ये सब चलता ही रहता है। ये भी ठीक ही है। आप समझिए कि घटना 1 नवंबर को होती है। अपराधी खुलेआम घूम घूम कर सोशल मीडिया पर प्रचार करने में मशगूल रहते हैं और समाज अपने अपने काम में ऐसा व्यस्त हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। आईआईटी बीएचयू की घटना में शामिल अपराधी अपराध करने के बाद छात्रा को धमकी देकर चले गए और आराम से अपने घरों में सोते रहे। वो 60 दिनों तक चैन की नींद सोते रहे क्योंकि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो इस तरह की घटनाओं को पहले भी 3 बार अंजाम दे चुके हैं। ये बात इन अपराधियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकारी भी है। उन्होंने ये स्वीकारा है कि वो लगभग हर दिन ऐसे घिनौने काम को करने के लिए कैंपस जाते रहते थे, मौके की तलाश में। इस घटना के ठीक 2 दिन पहले भी बिल्कुल ठीक इसी तरह की घटना की जानकारी बीएचयू प्रॉक्टर के ऑफिस में दी गई थी। इंस्टीट्यूट के डीन का कहना है कि इस घटना पर एक्शन लिया गया था, पर एक्शन क्या था किसी को पता नहीं। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। शायद मामले को दबा दिया गया हो। पूछताछ के दौरान इन अपराधियों ने बताया कि वो घटना को अंजाम देने के बाद 1 हफ्ते तक वाराणसी में ही रहे, लेकिन जैसे ही छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया वो वाराणसी से बाहर चले गए और 15 दिन बाद वापस आए, ये सोचकर कि मामला अब ठंडा हो चुका है। अब इन अपराधियों के पड़ोसियों के मुंह भी खुलने लगे हैं। उन्हें उनके एरिया में तब उनकी दादागिरी नहीं दिखती थी, इसलिए क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी से जुड़े थे, या फिर ये सोचकर कि समाज में ये सब चलता ही रहता है। वाराणसी कमिश्नर इस घटना को लेकर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो बस कहते हैं कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, बस चैप्टर क्लोज। हमारे और आपके लिए बस इतनी सी बात है, अपराधी ने अपराध किया, 1 बार नहीं कई बार, फिर 60 दिनों तक बेखौफ होकर घूमते रहे, उसके बाद पकड़े गए, चैप्टर क्लोज। क्या कोई महिला रात के 11 बजे अकेले अपने घर से बेखौफ होकर कहीं भी जा सकती है? नहीं। क्या कोई महिला कम कपड़े पहनती है तो क्या यह किसी दरिंदे को उसके साथ कुछ भी करने की छूट देता है? नहीं। क्या महिलाओं को सिर्फ संसद भवन और विधानसभाओं में पहुंचाना ही महिला सशक्तिकरण है? नहीं। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप खुद ही हैं, जो कोई देना नहीं चाहता। अपराधी किसके साथ फोटो खिंचवा रहा है, किस पार्टी का है, कौन सी जाति का है, कितनी हैसियत रखता है, कितने रसूख वाला है, ये ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। सभ्य समाज का कोई भी नागरिक किसी को भी न तो अपराध करने की छूट देता है और ना ही उसको सही ठहराता है। अगर ये बात है तो फिर इन अपराधियों के घर और परिवार वालों को सबसे बड़ा दोषी माना जाना चाहिए। फैसला आपको करना है, पर वो आप कर नहीं पाएंगे। ऐसी ही किसी घटना के इंतजार में बैठे रहिए, मौका आते ही आप जाग जाइए अगर मन कहे तो, वरना समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये सोचकर सोते रहना, चैप्टर क्लोज। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा के 6.6 करोड़ मजदूरों को सिस्टम से हटाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार 1 जनवरी को
एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नया पेमेंट सिस्टम लाकर सरकार ने 10.7 करोड़ मजदूरों को पेमेंट पाने से भी अयोग्य कर दिया है, क्योंकि वे समय रहते इस पेमेंट सिस्टम से नहीं जुड़ पाए। दरअसल जयराम रमेश सरकार के आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे। ये योजना 2017 से लागू है, लेकिन सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। यानी इन मजदूरों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के तहत ही पेमेंट मिलेगा। जो मजदूर इस पेमेंट सिस्टम से नहीं जुड़ पाए वे पेमेंट नहीं पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा की पेमेंट्स को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़कर सरकार ने अप्रैल 2022 से अब तक 7.6 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को सिस्टम से डिलीट कर दिया है। इनमें से 1.9 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीनों के अंदर सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि इस देश में 25.69 करोड़ मनरेगा मजदूर हैं, जिनमें से 14.33 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं। 27 दिसंबर तक कुल मजदूरों में से 34.8% और एक्टिव मजदूरों में से 12.7% एबीपीएस के लिए योग्य नहीं हैं। ये कुल मिलाकर 10.7 करोड़ मजदूर हुए, जिनके पास मजदूरी पाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जयराम रमेश ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से 30 अगस्त 2023 को जारी किए गए स्टेटमेंट में कई दावे किए गए थे, जैसे कि अगर मजदूर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए एलिजिबल नहीं है तो जॉब कार्ड डिलीट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कई स्टेक होल्डर्स के हवाले से भी ये दावा किया गया था कि मजदूरों को पेमेंट देने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम सबसे अच्छा रास्ता है, और ये कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मजदूरों का मेहनताना समय पर पाने और ट्रांजैक्शन रिजेक्शन से बचाने में मददगार साबित होगा। लेकिन ये सारे दावे झूठे निकले। उन्होंने कहा कि इन दावों के बावजूद करोड़ों मजदूरों को सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। इन डिलीट किए गए मजदूरों का ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि कई मजदूरों को गलत तरीके से सिस्टम से बाहर किया गया है। ये सब आधार ऑथेंटिकेशन और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की मोदी सरकार की जल्दबाजी के चलते हुआ। मनरेगा के लिए पीएम मोदी का तिरस्कार अब घातक एक्सपेरिमेंट्स में बदल गया है। जयराम ने कहा कि सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले करोड़ों भारतीयों को पीएम मोदी ने नए साल का क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने इन लोगों को सामान्य आय पाने से रोकने की तरकीब निकाली है। मोदी सरकार को तकनीक को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डरकर नहीं डटकर।